जो विषय दिया गया है, जो मुझे पहली बार दिया गया, तो मैं थोड़े संशय में पड़ गया कि ये हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं। लेकिन जो पैनल मेरे साथ है, जो लोग मेरे साथ हैं, राधा वल्लभ त्रिपाठी जैसे विद्वान, हरे मृदुल राजाराम भादु जी, आदिल रजा मंसूरी और अजय तिवारी जी, ये सब हमारे साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि शांति और सद्भाव में, विश्व शांति और सद्भाव में साहित्य की भूमिका को किन्हीं शास्त्रीय अर्थों में न निपटाया जाए, क्योंकि मैं शांति और सद्भाव को बहुत संदेह से देखने वाले लोगों में हूं। साहित्य को तो संदेह से देखना सबका काम है ही, लेकिन शांति सबसे खतरनाक शब्द है। दुनिया के सारे युद्ध शांति के नाम पे ही लड़े गए हैं, शांति लाने के लिए ही लड़े गए हैं। सद्भाव के नाम पे सबसे ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं। तो क्या मतलब युद्ध के साथ साथ, शांति के साथ साथ युद्ध जैसे चलता रहता है। टॉल्स्टॉय को सिर्फ पीस नहीं, वार एंड पीस लिखना पड़ा, युद्ध और शांति। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो कहा गया कि दुनिया का ये आखिरी युद्ध हो रहा है, क्योंकि इसके बाद शांति हो जाएगी। और उस विश्व युद्ध में मतलब 7 करोड़ लोग मारे गए थे, 7 से 8 करोड़ लोग, एक पूरा देश साफ हो गया। और आज भी हम युद्ध से उभरे नहीं हैं। उसके बाद वियतनाम हुआ, अभी यूक्रेन चल रहा है, इराक, लेबनान, सब हम देखते जा रहे हैं। और सारे के सारे युद्ध शांति के नाम पे हैं। तो शांति, जो साहित्य में हम लोग शांति की स्थापना की बात करते हैं, राजनीति में जब शांति स्थापना की बात की जाती है, जब शी और अमेरिका के बाइडेन शांति स्थापना की बात करते हैं, तो लगता है कि किसी तीसरे देश पे वो बम गिराने का प्लान बना रहे हैं। मैं 2016 के रिकॉर्ड देख रहा था, आंकड़े देख रहा था, अमेरिका ने 25,000 बम गिराए थे। दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश एक साल में 25,000 बम कहां गिरा रहा था। और हम साहित्य वाले क्या कर रहे थे। तो एक सवाल तो मेरे लिए शांति के साथ दूसरा वास्ता इंसाफ का है। न्याय की बहुत सारी लड़ाइयों को हम लोग स्थगित करते चलते हैं, घर परिवार में भी। छोड़ो छोड़ो, सही बात मत बोलो, शांति तो बनी रहे। हम लोग न्याय किए, वो न्याय की तिलांजलि देके शांति बनाए रखना चाहते हैं। तो आज मेरे साथ जो लोग हैं, उनसे मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि शांति बड़ी या न्याय बड़ा, और वो न्याय कहां से आए जो शांतिपूर्ण हो, या वो शांति कहां से आए जो न्यायपूर्ण हो। मतलब बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें मुझे भी कहनी हैं, लेकिन मैं जानता हूं समय कम है, तो मैं चाहूंगा, अक्सर जो मैं देखता हूं तो 30 सेकंड और लूंगा कि लोग शुरू करते हैं, मंच को धन्यवाद देने के लिए मुझे बुलाया, फिर बताते हैं विषय कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग सीधे विषय पे बात करें। और आदिल रजा मंसूरी साहब, शुरुआत आपसे करते हैं, बिल्कुल उस सिरे पे हैं आप। और आज के हिंदुस्तान में शांति और सद्भाव की जितनी बात हो रही है, उससे ज्यादा हमारा देश बहुत सारी दरारों में बांटा जा रहा है। साहित्य की भूमिका आज की जो है और जो होनी चाहिए, आप उर्दू और हिंदी दोनों के बीच आवाजाही करते रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शन साहब। अपनी बात शुरू करने से पहले, हम जिस तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ जब बच्चा बाहर खेल रहा होता है तो उसका बाप उसके सर पे हाथ रख के कहता है, इश्क कुन वक्त ज़ाया मकुन। तो हमारी तहजीब में सबसे पहला सवाल जो आपने अपनी भूमिका में भी कहा, कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा आज का विषय है, कि क्या साहित्य की ईमानदारी से कोई जिम्मेदारी है भी, और अगर है तो क्या उसकी कोई जिम्मेदारी सामाजिक है। और अगर हमको इसका जवाब नफ़ी में भी मिलता है, तब भी हम ये बात तो मानते ही हैं कि अदब या साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं इंसान खल्क करता है। और जब इंसान खल्क करता है कोई भी चीज़, तो वो इंसानी कदरों से इधर जाके कुछ नहीं हो सकता। तो इंसानी कदरों में सबसे बुनियादी कद्र जो है वो इश्क है। और उस इश्क के साथ जो इस सेमिनार का जो क्या नाम है, विश्व रंग का मोटो भी है, विज़न भी है, कि प्रेम और करुणा, यानी कि करुणा को अगर हम उर्दू में इसके बहुत नज़दीक अगर कोई लफ्ज़ हमारे पास होता है तो वो रहम होता है। तो बिना रहम के शायद प्रेम हो नहीं सकता।
तो प्रेम और करुणा के बिना जो भी, अभी सुबह के एक सेशन में आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस युद्ध की आप बात कर रहे थे, युद्ध सिर्फ किसी पे बम गिरा देना युद्ध नहीं होता। अगर हम देखें तशद्दुद की जिसकी हम बात करते हैं, तो सिर्फ सामने से जो युद्ध हमारे सामने है, जो तशद्दुद है, जो लड़ाई है, जो जंग है, जंग तो नाकदरी की भी होती है, लिसानी भी होती है। जब हम एक ज़बान से दूसरी ज़बान को दबाने की कोशिश करते हैं, जब एक साहित्य से दूसरे साहित्य को दबाने की कोशिश करते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके को दबाने की कोशिश करते हैं, एक कद्र से दूसरी, एक ज़ात से दूसरी ज़ात को दबाने की कोशिश करते हैं, तो क्या साहित्य इन सब की आवाज़ बनता है? तो कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि एक रिएक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, पर वो रिएक्शनरी पोइट्री या रिएक्शनरी जो अदब है वो कितनी देर तक जिंदा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छे साहित्य में जो कहा गया है उससे कहीं ज़्यादा कुछ छुपा हुआ होता है, और वो जो छुपा हुआ होता है वो बुनियादी तौर पे इंसानी कद्र और प्रेम है। अगर वो मैसेज हम तक पहुंचता है तो यही साहित्य का बुनियादी जिम्मेदारी भी है। यहीं से साहित्य एक कारामद तरीके से इंसान की अमन, जब आप ये कहते हैं कि अमन की पूरी तरह से, जैसे एक शेर अगर आप देख लें कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो अब ये जो हमारे जिगर में सारे जहां का दर्द है वो क्या चीज़ है? ये हमारी इंसानी खुसूसियत है कि हम चाहकर भी बुरे नहीं हो सकते, लेकिन हमें अपनी ताकत की वजह से या सत्ता की वजह से या किसी और मफाद की वजह से हम वो काम करते हैं। लेकिन साहित्य जब बुनियादी तौर पे सामने जो चीज़ रख रहा है, अगर हम उसके शाब्दिक अर्थों को निकाल दें और उसके अंतर्निहित पढ़ने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि साहित्य का जितना भी सृजन है वो एक अच्छे समाज की संरचना के लिए है। देखिए, ये बात तो ठीक है, अच्छे समाज, असल में मैं चाहता था इस बात को यहाँ से आगे बढ़ाना। मुझे अचानक आपकी बात से ख्याल आया, मिलान कुंदेरा का नॉवेल है लाइफ इज एल्सवेयर, और उसमें वो एक बात करता है कि कवियों ने वहाँ क्रांति के पक्ष में बड़ी कविताएं लिखी हैं। जो क्रांति थी मिलान कुंदेरा के हिसाब से असल में वो पुलिस का शासन था। वो उसमें कवि और जल्लाद दोनों जेल में कविताएं पढ़ रहे हैं, थाने में कवि सम्मेलन हो रहा है। वो बोलता है कि कवियों ने बड़ी शानदार कविताएं लिखी क्रांति के पक्ष में, क्योंकि उनको कल्पना से लिखना था, हकीकत से नहीं। कहा कि कहानीकारों ने भी घुटने टेके, लेकिन जो गद्य लिखा गया वो बड़ा गद्य नहीं लिखा जा सका, क्योंकि उसको यथार्थ की जमीन चाहिए थी। तो वो बोलता है कि कवियों ने कल्पना से एक अपनी दुनिया रचने की कोशिश की। साहित्य की भूमिका होती है जो असंभव है उसको संभव करने का काम। और जैसे शमशेर की पंक्ति है, फूल से टूटी हुई पंखुड़ी आ फिर से फूल में लग जा। हम लोग जानते हैं कि कोई पंखुड़ी फूल से टूटी हुई फूल में नहीं लग सकती है, लेकिन एक कल्पना की तरह, एक असंभव को साधने की तरह हम लोग उस टूटी हुई शांति की पंखुड़ी को बार बार इस समाज के दरख्त पर लगाने की कोशिश करते हैं। हरि बदो जी हमारे बीच हैं, अभी इनका पत्नी कविताओं का संग्रह बड़ा चर्चित हो रहा है। तो आज के माहौल में जिस बात को आदिल रजा ने कहा कि मतलब प्रेम और रहम जो है वो बुनियादी चीज है साहित्य की, लेकिन आज के इस दौर में जब शांति के मायने बदले जा रहे हैं, जब अर्थों के, शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं, आप कविता की, साहित्य की चुनौती कैसे, किस तरह देखते हैं? आप पाते हैं कि क्या हम उसका सामना कर पा रहे हैं? शुक्रिया प्रियदर्शन जी। आपने अभी वार एंड पीस की बात की थी। मेरा तो ये कहना है कि इतना प्रभावशाली रचनाएं भी होती हैं, काम करती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना लंबा दौर हमारा बीत चुका, बहुत लंबे समय से बातें बीच में होती रही, तृतीय विश्व युद्ध। हमें ये भी एक आकलन करना है, ये मेरा निजी, मैं कभी कभी इस तरह से सोचता हूँ कि वार एंड पीस का क्या प्रभाव हम पर पड़ा। यूरोप में जो लिखा गया प्रतिरोधी साहित्य, जो शांति के पक्ष में बातें हुई हैं, उसका समाज पर कितना असर पड़ा है, ये बहुत इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से रचनाओं का किस तरह से सीधे सीधे कोई भी साहित्य में इतनी ताकत नहीं है कि सीधे से साहित्य प्रभावित कर दे समाज को, लेकिन वो क्रमशः हमारे मन को प्रभावित करता है। एक से
100 से 1000 से 10,000 लाखों और करोड़ों तक वो बात जाती है और जनमानस पर उसका असर पड़ता है। आज जो रूस में और यूक्रेन का हम देख रहे हैं, रूस की जनता का दबाव पुतिन पर निश्चित तौर पर है। तो यह साहित्य का जो दबाव है, साहित्य को पढ़ने के बाद जो चेतना हमारे मन में बनती है, उसका दबाव या उसका प्रभाव जो पड़ता है वो मानस पर पड़ता है और उसका एक बड़े परिप्रेक्ष्य में दबाव पड़ता है। तो ये मेरा मानना है। आज के हिंदी साहित्य और हिंदी कविता के संदर्भ में एक आध बात आप कहते हैं। जी, तो हिंदी की सामर्थ्य तो जितनी है आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक सच्ची कविता बहुत दूर तक जाती है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे किसी अन्य भाषा की हो। हिंदी कविता दुर्भाग्यवश इस समय जिस स्थिति में है वो कितनी दूर तक जाती है उसको आप सब और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हिंदी कविता को एक बार अपना पुनरावलोकन करने का ये वक्त भी है, ये मेरा मानना है। कवि होके इतने निराश नहीं है, यथार्थ है। अभी तक मेरे सवाल का लेकिन जवाब नहीं मिला है। असल में कई बार मुझे लगता है आज का जो माहौल है उसमें डर ये लगता है, जो मैं जानता हूं कि मेरा डर अभी तक वाजिब नहीं है, कि हिंदी बिल्कुल सांप्रदायिक हिंसा और जातिवादी पूर्वग्रह से बजबजाती सड़ती हुई भाषा में बदल जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो जिस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है, बल्कि कई बार मुझे लगता है हिंदी साहित्य की एक धारा उसका प्रतिरोध कर पाने में सक्षम है, लेकिन वो सक्षमता किस हद तक है और उसका शांति और सद्भाव से क्या वास्ता है। अजय जी मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। 70s का दौर हिंदी में नक्सलवादी कविता का दौर था और सब लोग बड़े रोमांच से भरे थे। गोली दागो पोस्टर जैसी कविता आ रही थी, आलोक धनवा की बड़ी मशहूर कविता, जिसमें वो बोलते हैं कि बंदूक चलाने की समझ है जो हल चलाने वाले से मिल रही है, जैसी पंक्ति थी। क्या वो कविता शांति की कविता है? क्या वो कविता बदलाव की कविता है? या साहित्य का अपना रोमान है जो बदलाव की जटिलता को, उसकी हिंसक मजबूरियों और प्रविधियों को, जैसा कभी माओ ने कहा था अपनी किताब में कि क्रांति कोई चाय बनाने का काम नहीं है, बहुत हिंसा का काम है, और बहुत उसमें मतलब घृणित किस्म का काम है, वो बोलते हैं उस तरह से। तो ये कोई बहुत ड्राइंग रूम में बैठ के गप करने का काम नहीं है। क्या साहित्य इस रोमान से अब तक बाहर नहीं आ पाया है कि बदलाव जो है वो उसकी प्रक्रिया अलग होती है और शांति सद्भाव के खोखली आदर्शवादी धारणाएं कहीं अलग होती हैं? क्या साहित्य आज अपने समाज से कटा हुआ है? अजय जी, मार्क्सवादी आलोचना, मार्क्सवादी साहित्य इस महीने में क्या विफल साबित हुआ है? धन्यवाद प्रियदर्शन जी। आपने अपनी पहली टिप्पणी और बाद की टिप्पणी में बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं और सारी बातचीत को बहुत सारी दिशाओं में खोल दिया है। इतनी सारी दिशाओं में विस्तार से बात करने की गुंजाइश तो है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी बातचीत को समेट के कुछ बिंदुओं पर केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो देखिए ये है कि शुरू में उन्होंने कहा कि साहित्य का संबंध करुणा और प्रेम से है। हिंदी में इसके लिए प्रचलित पारिभाषिक शब्द हैं संवेदना और करुणा। संवेदना का मतलब होता है एक का अनुभव दूसरे के अनुभव से जहां मिलता है, समवेदना, वेदना माने अनुभव। और करुणा एक सकारात्मक भाव है जिसके प्रति करुणा होती है। दया से अलग है करुणा। दया तो दूसरे को तुच्छ मान के होती है, करुणा तो दूसरे के प्रति कर्तव्य पैदा करती है। तो संवेदना और करुणा ये साहित्य के भाव हैं। इसलिए जो साहित्य का विद्यार्थी होगा, साहित्य का लेखक ही नहीं, साहित्य का विद्यार्थी होगा, वो युद्ध, हिंसा और उस तरह की चीजों और अन्याय इनसे विद्रोह करेगा, इनकी तरफ नहीं जाएगा। और अकारण नहीं है कि आदि कवि ने भी हिंसा की एक घटना देखी, उसकी प्रतिक्रिया में उनसे कविता का सृजन हुआ, शोक से श्लोक का जन्म हुआ। तो और वो शोक उनका निजी नहीं था। तो पूरी प्रक्रिया ही साहित्य की
एक के अनुभव को दूसरा जब आत्मसात करता है, इसी बात में है। और इसलिए साहित्य का परिणाम भी ऐसा होता है कि जो साहित्य का पाठक होगा वो अन्याय की तरफ, हिंसा की तरफ, घृणा की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आदिकाल से ही हिंसा और युद्ध बराबर हो रहे हैं। साहित्य भी बराबर चल रहा है, साहित्य उसका विरोध कर रहा है, इसके बावजूद वो चीजें हो रही हैं। तो वो चीजें साहित्य से इतर कुछ शक्तियां होंगी समाज में जिनके कारण हो रही हैं। वो शक्तियां क्या हैं? और वो शक्तियां मतलब आर्गुमेंट के जरिए साबित करने का अवकाश नहीं है, लेकिन अगर सीधे सीधे नाम ले लिया जाए तो भी सभी समझदार लोग हैं इस बात को मंजूर करेंगे कि एक चीज है सत्ता, सत्ता के लिए युद्ध होता है। दूसरी चीज है धर्म, धर्म के प्रसार प्रचार के लिए युद्ध होता है, चाहे क्रूसेड के रूप में हो, चाहे जिहाद के रूप में हो, चाहे धर्म युद्ध के रूप में हो। इसलिए सत्ता और धर्म, और तीसरी चीज है व्यापार। और आधुनिक युग के तो दोनों महायुद्ध और उसके बाद के सारे युद्ध, इराक का युद्ध कहा, ये थोड़ा अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध उससे अलग है, लेकिन बाकी जितने आधुनिक युद्ध हैं सब व्यापार के लिए हुए। इसलिए समाज में राजनीति, धर्म प्रचार और व्यवसाय, ये तीन शक्तियां ऐसी हैं जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन ये मनुष्य जीवन को विनाश की तरफ, युद्ध की तरफ, घृणा की तरफ, प्रतिद्वंदिता की तरफ ले जाती है। तो इसलिए दो तरह की प्रवृत्तियों, दो तरह की शक्तियों के बीच एक सनातन द्वंद्व है। एक युद्ध की तरफ जाने वाली प्रवृत्तियां हैं और एक करुणा और सहानुभूति की तरफ जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। दोनों की मूल प्रकृति में अंतर यह है कि साहित्य दूसरे को अपने जैसा मानने पर बल देता है, लेकिन धर्म और राजनीति दूसरे को अपने जैसा बनाने पर बल देते हैं। और मानने और बनाने में बहुत अंतर है। साहित्य को अनुयायी नहीं चाहिए जैसे धर्म के नेताओं को अनुयायी चाहिए। साहित्य को वोटर नहीं चाहिए जैसे राजनीतिज्ञ को वोटर चाहिए। वोटर बनाने के लिए झूठ बोलेंगे, घृणा फैलाएंगे, चाहे जाति के नाम पर, चाहे संप्रदाय के नाम पर, चाहे पुरुष स्त्री के भेदभाव के नाम पर, चाहे किसी नाम पर। तो इस तरह से आप देखें कि जो केवल दो शब्दों से हम डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे को अपने जैसा मानना और दूसरे को अपने जैसा बनाना, इन दो तरह की मानवीय वृत्तियों के बीच एक शाश्वत संघर्ष मौजूद है। और इसलिए साहित्य तो अभिप्रेरित करता है इस तरफ जो न्याय की दिशा में जाए, और न्याय होगा तभी शांति होगी। और इस मायने में जो इन्होंने शुरू में बात कही थी, मैं उसको परिभाषित करते हुए अपने शब्द में कहूं कि शांति, विश्व शांति या शांति एक सापेक्षिक धारणा है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये रिलेटिव वैल्यू है। शांति युद्ध के विपरीत शांति, अशांति के विपरीत शांति, हिंसा के विपरीत शांति। तो और ये सारी चीजें अन्याय, शोषण, युद्ध, हिंसा, ये एक तरह की हैं। और शांति की धारणा, सद्भाव की धारणा न्याय से जुड़ी हुई है, परस्पर संबद्ध है। और न्याय संभव ही नहीं है संवेदना और करुणा के बिना। एक बात तो ये, समय हो तो मैं एक छोटी सी बात और जी, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो साहित्य भी है, युद्ध के सवाल को साहित्य डील करता है। साहित्य आंख नहीं चुराता। और भारत के जो सर्वश्रेष्ठ, मैंने जिनसे पूरी भारतीय संस्कृति जुड़ी हुई है, मिश्रित हुई है, रामायण और महाभारत, और दोनों युद्ध का वर्णन करते हैं। और दोनों का मूल संदेश युद्ध नहीं है, दोनों का मूल संदेश शांति है, रामायण का भी, महाभारत का भी।
और महाभारत का तो सार ही शांति पर्व है, जो महाभारत का एक अंश है, वो शांति पर्व उसका सार है। तो इसलिए साहित्य युद्ध के कारणों को रेखांकित करता है, युद्ध के परिणामों का विश्लेषण करता है और शांति के पक्ष में एक भावधारा निर्मित करने का प्रयत्न करता है। निश्चित रूप से धर्म, सत्ता और व्यवसाय की विराट शक्तियों के सामने ये संवेदना और करुणा की भावात्मक शक्तियां एक हद तक ही असर डाल सकती हैं, तो उनके प्रभाव की सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद वो अपना यही प्रभाव जगाता है। युद्ध और शांति की चर्चा हुई, उल्लेख करना चाहता हूं कि रूस में, और रूस एक उदाहरण है, जैसे पुराना भारत एक उदाहरण है और रामायण और महाभारत का हमने जिक्र किया, रूस दूसरा उदाहरण है। वहां 1805 और 1812 के बीच नेपोलियन का आक्रमण हुआ था। इन 7 वर्षों में रूस की जितनी बर्बादी हुई थी वो अकल्पनीय है। उसके बाद पुनर्निर्माण का काम हुआ। उस युद्ध के परिणाम और पुनर्निर्माण की एक सामूहिक राष्ट्रीय प्रक्रिया, इसका वृत्तांत है तोल्स्टॉय का युद्ध और शांति उपन्यास। और दूसरा, जब 5 करोड़ लोग मारे गए थे, दूसरा महायुद्ध, उस 5 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ केवल रूस के लोग मारे गए थे, यानी 40% रूसी लोग मारे गए थे और नौजवान कोई बचा नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस में। इसीलिए रूस में जो 12, 13, 14 बच्चे पैदा करने वाली स्त्रियां थी, उनको हीरो ऑफ द नेशन की उपाधि दी जाती थी। तो बड़े आबादी की जरूरत थी उनको। उस विनाश के बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ और उसका वृत्तांत भी अगर सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय रूप में कहीं मिलता है तो वो साहित्य है। फ्योदोर अब्रामोव एक बहुत बड़े उपन्यासकार थे। द हाउस नाम से 3 बड़े बड़े खंडों में, जैसे वो 4 बड़े बड़े खंडों में तोल्स्टॉय का उपन्यास है, द हाउस नाम से 3 बड़े बड़े खंडों में फ्योदोर अब्रामोव का उपन्यास है उस पुनर्निर्माण का। अब अगर इन रचनाओं को कोई पढ़ लेगा, महाभारत को, तोल्स्टॉय के उपन्यास को और फ्योदोर अब्रामोव के उपन्यास को, और अगर इनके माध्यम से एक सांस्कृतिक जागरूकता लाने की कोशिश की जाएगी, तो वो सांस्कृतिक जागरूकता अन्याय, दमन, विषमता, शोषण और हिंसा, युद्ध के विपरीत होगी। और इसलिए वो न्याय, बंधुत्व और सद्भाव और शांति के पक्ष में होगी। इसलिए साहित्य मुकाबला भले न कर सकता हो, लेकिन साहित्य उसके विकल्प की जमीन तैयार करता है, मानसिकता तैयार करता है, और वो बहुत बड़ी ताकत है। और उस ताकत का स्रोत उसकी संवेदना और करुणा में है, जो साहित्य का मूल स्वभाव है। और अंतिम बात सिर्फ एक वाक्य में, कि आप ये गौर करें कि साहित्य का रचनाकार व्यक्ति होता है, उसका पाठक भी व्यक्ति होता है, और इस तरह वो मानवीय अनुभवों का एक समुदाय निर्मित करता है। लेकिन धर्म का एक संस्थाबद्ध रूप होता है, सत्ता हमेशा संस्थाबद्ध होती है, व्यवसाय का एक संस्थाबद्ध नियम होता है। एक तरफ सांस्थानिक शक्तियां हैं और दूसरी तरफ मानवीय शक्तियां हैं। युद्ध और शांति के बीच, सद्भाव और दुर्भावना के बीच, या सद्भाव और अन्याय के बीच ये फासला अनादिकाल से है और अभी पता नहीं कितने समय तक चलेगा। लेकिन जब भी इसका समाधान होगा तो उस समाधान में साहित्य, शांति और सद्भाव के निर्माण की अग्रणी भूमिका निभाने वाली ताकत होगी। धन्यवाद। इस बातचीत में राजाराम साहब को शामिल करना चाहूंगा। हालांकि जो धर्म की और साहित्य के इतने विभेद की आप बात कर रहे हैं, साहित्य का असल में धर्म का एक साहित्यिक पक्ष भी है,
एक सांगठनिक पक्ष तो है। दुनिया की तमाम धार्मिक कृतियां साहित्यिक कृतियां भी हैं, बाइबल हो वो एक साहित्यिक कृति भी है, महाभारत रामायण वो एक साहित्यिक कृति भी है। लेकिन अभी मैं नए सवाल छेड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अजय जी बता चुके हैं कि मैं बहुत सारे सवाल खोल चुका। मैं राजाराम बहादुर जी पे छोड़ता हूं कि जो बातें हमने की हैं उनके बीच आप कहां से कोई सिलसिला देखते हैं जहां साहित्य वैश्विक शांति, सद्भाव जैसे बड़े बड़े शब्दों के काम आता दिख रहा हो। सहयोग इतना अच्छा हुआ है कि बड़ी देर से चर्चा हुई पर सिलसिला वहीं आ रहा है जहाँ मेरी बात जुड़ जाती है। पहली चीज तो ये है, सुबह आज के सत्र में आचार्य जी ने कहा भी था कि साहित्य इस मामले में शांति और सद्भाव, युद्ध का विरोध, इस मामले में कोई निर्णायक शक्ति नहीं हो सकती। ये हमें बिल्कुल भ्रम नहीं रखना चाहिए। बल्कि साहित्य ने कला की कोई भी विधा नहीं हो सकती, उसकी एक सीमित भूमिका है और निर्णायक शक्तियाँ कोई और हैं। जब हिंसा की निर्णायक शक्तियाँ दूसरी हैं, हिंसा करने वाली, युद्ध करने वाली शक्तियाँ दूसरी हैं, और तो जाहिर है कि उनसे लड़ने वाली शक्तियाँ भी दूसरी होंगी। और अब जो तो साहित्य की भूमिका एक बात सीमित हो गई, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि साहित्य कई बार उन शक्तियों के साथ भी होता है। साहित्य को ये मत मानिए कि साहित्य तो बिल्कुल होली बुक है ना, वो युद्ध वाली शक्तियों के साथ भी होता है, वो हिंसा वाली शक्तियों के साथ भी होता है, यहाँ तक कि विभेद करने वाली शक्तियों के साथ भी होता है जिसको हम आप आज के डिस्कोर्स में कहते हैं ये पितृसत्तात्मक साहित्य है ना, या ये इस साहित्य में आदिवासियों का सही चित्रण नहीं है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं उसमें, क्या बोल रहे हैं, वो ये चीज देख रहे हैं। तो साहित्य का एक मामला ये है। लेकिन दूसरी चीज जो इसके साथ जुड़ी ये है कि इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि साहित्य को हम कम आंकें। इससे साहित्य को अंडररेट करने की जरूरत नहीं है, या किसी भी कला को हम नीचे नहीं देख सकते। उसकी अपनी महत्ता है, क्योंकि अपनी सीमित पहुंच में, चाहे उनकी सीमित पहुंच होती है, वो जो काम करती हैं वो बड़ा घनीभूत होता है, अपने आप घनीभूत होता है। जिन लोगों के बीच में काम करती है काफी हद तक निर्णायक भी होता है, क्योंकि वो जो है खास तौर से दो स्तरों पर काम करता है। बहुत संक्षेप बोल रहा हूँ, बाकी सब आप अपन जानते भी है, मैं तो सिर्फ एक तरह रिकॉल करा रहा हूँ जो आप सब जानते हो कि जो अवगाहन करने वाले हैं साहित्य का, उनकी जो संवेदना है वो और सघन होती है। संवेदना तो होती है उनमें पहले से ही, है ना, हमको साहित्य संवेदना देता नहीं है ना। दी हुई संवेदना को या थोड़ी संवेदना पे अगर कोई धूल की गर्द की परतें छा गई हैं उसको साफ करने का ये सब काम करता है, और उसकी अंतर्दृष्टि जो है वो अंतर्दृष्टि में खुलापन लाता है, उसका विस्तार करता है। ये दो बड़े काम करता है, और इन दो बड़े कामों का परिणाम ये होता है कि मोटे तौर पर साहित्य का, अब जब मैं साहित्य कर रहा हूँ तो मान लीजिए ठीक ठाक साहित्य की बात करते हैं, तो जिसको हम सब सर्वसम्मति से और बड़े उससे जो हमारा प्रिय है, मतलब मेरा कहना होता है आप प्रिय रचनाओं को याद कर ले, मेरा साहित्य से मतलब हो, हम सब की प्रिय रचनाएं। तो वो जो साहित्य का अवगाहन करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो सामान्य नहीं रहता और लोगों से थोड़ा भिन्न हो जाता है, थोड़ा विशिष्ट नहीं कहना चाहिए पर भिन्न हो जाता है, और एक तरह का कैटलिस्ट हो जाता है इन चीजों के लिए जो बोर्ड में लिखी हुई, सद्भाव के लिए, शांति, एक उत्प्रेरक का काम करता है। उसको कोई जैसे अन्याय की बात करें, अन्याय हो रहा है तो व्यथा होती है उसको, और दूसरे जो लोग हैं जिनको व्यथा होती होगी उनको और बांटता है। जैसे यूक्रेन युद्ध पे गैर साहित्यिक व्यक्ति को भी तो हो रहा है, लेकिन एक साहित्यिक व्यक्ति है वो सोच सकता है कि यहाँ जो हो रहा है ना, ये बच्चा जो देख रहा है एक तरह से खोई हुई दिशाओं में, तो मतलब इसकी मन स्थिति क्या है ना, वो सामने वाले से बात कर सकता है, तो उसकी भी चीजें। तो एक उदाहरण ये दे रहा हूँ, तो आप इस तरह के, और इसके साथ वो जो साहित्यकार और उसकी कृतियां, ये तो मैं उसकी पाठक की बात कर रहा हूँ जो साहित्य का अवगाहन करता है, वो एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। लेकिन जो खुद जिन्होंने रचा है और जो अपने जो रची गई हैं जो कृतियां हैं, वो एक प्रकाश स्तंभ का काम करती है उस पूरे उसमें।
युद्ध, घनघोर युद्ध के समय, घनघोर हिंसा और अन्याय के बीच में वो प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। कुछ रचनाओं का तो ये जिक्र किया ही गया है। वार एंड पीस को टॉल्स्टॉय के हम सब जानते हैं। हेमिंग्वे की रचना है एक, फॉर हुम द बेल टॉल, आप देखिए। टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड, और कलाओं में पिकासो की गोयरन किस तरह से वो मतलब नए अर्थ में प्रसन्न हो चुकी है। और हॉलोकास्ट वाली फिल्म आप देखिए, हॉलोकास्ट वाली फिल्मों के का इम्पैक्ट क्या होता है, हम जो देखते हैं प्रतीति क्या है। तो एक जो है इस सब का हमारे यहाँ महाभारत की अभी आपने बात की, अंधायुद्ध, महाभारत युद्ध की व्यर्थता का काव्य भी है। वो एक युद्ध की व्यर्थता को स्थापित करने वाला क्लास है। और उस अर्थ में गीता को देखेंगे तो युद्ध की नैतिकी की बात करती है, तो युद्ध की नैतिकी क्या हो सकती है, तो उस तरह से। और अंधायुद्ध की उस व्यर्थता की बात कर रहा है। तो एक पूरा इस बीच में एक पूरी स्ट्रीम है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। दूसरी बात, ये तो मैंने अब जो चल रहा था उसमें एक अब मैं जोड़ना चाह रहा हूँ उसमें, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक देख रहा था। एक तिवारी, अजय तिवारी ने एक नाम दिया सिर्फ बंधुत्व, और वो बहुत मायने रखता है। और उसका आप देखिए कि जो फ्रांसीसी क्रांति बहुत भिन्न तरह की क्रांति है। बहुत सारी क्रांतियों से बहुत सारे लोग सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति का जो ऐतिहासिक रोल है, खासतौर से लोकतंत्र के संदर्भ में, उससे हम उसके महत्ता से इनकार नहीं कर सकते। और उसके जो 3 मुख्य वो हैं आजीविका अवधारणाएं जिन पर खड़ी हुई है, वो हम सब जानते हैं उनको, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी वहाँ थी। अब हमारे यहाँ भारत में संविधान बनना शुरू हुआ, और भारतीय संविधान, जो संविधान सभा ने तय किया कि नेहरू जी इसकी उद्देशिका लिखेंगे संविधान की। नेहरू जी ने उद्देशिका लिखी, और वो जो ऑफिस बना हुआ था उनका, उनके वहाँ ऑफिस जो मुख्य ऑफिस था वहाँ भेज दी। वहाँ से वो उद्देशिका अम्बेडकर जी के पास भेज दी गई। अम्बेडकर जी ने एक चिट्ठी लिखी सभापति कि ये उद्देशिका मेरे को मिली है, मैं इसमें एक टर्म जोड़ना चाहता हूँ, और वो जोड़ना चाहता हूँ फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। क्योंकि ये समानता, स्वतंत्रता और बाकी जो चीजें हैं सेकुलरिज्म, वो तो बाद में जुड़ा है, तो उस सबको आधार देगा बंधुत्व। ये उन्होंने पूरा चिट्ठी है और रिकॉर्ड में उपलब्ध है। तो पर और पीछे जाते हैं आप, अम्बेडकर के यहाँ ये चीज कहाँ से आई, बंधुत्व, है ना। उनकी जो प्रसिद्ध किताब है जाति का उच्छेद, है ना, जो पूरा पेपर है, उसके आप आखिर में जाएंगे तो वो कहते हैं कि जाति का अगर हम उन्मूलन कर देते हैं तो क्या चीज इसकी जगह लेगी। अभी तक तो वही जुड़े हुए अलग अलग लोग, तो इसको हम विच्छेद कर देंगे इसका, तो इसकी जगह पे क्या चीज है। और तब वो कहते हैं वो बंधुत्व, वो फ्रेटर्निटी। और वहाँ ये 36 के आसपास आ चुका है बंधुत्व कॉन्सेप्ट अम्बेडकर के यहाँ, और उसको वो संविधान में लाते हैं। और आज अब हम लगातार संविधान की बात करते हैं, समानता की, स्वतंत्रता की, तो न्याय आपका नहीं होता है, लेकिन बंधुत्व की बात हमने कितनी की है, क्या की है, ये सब हम इस पर और बाहर भी नहीं होती। विश्व के डिस्कोर्स में भी इसकी बात नहीं होती। हालांकि अब बंधुत्व के बारे में हम ये ध्यान रखें कि उसके 2 रूप हैं, एक उसका संकीर्ण रूप है और एक उसका व्यापक रूप है। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर के तौर पर अपन देखें मोटे तौर पर, तो मैं देखता हूँ कि उस बंधुत्व में मैं 2 चीजें मुख्य तौर पर शामिल मानता हूँ। एक प्रेम, और इस प्रेम में मैत्री भी शामिल है। ये जो प्रेम है, प्रेम शर्त है, उसमें मैत्री भी शामिल है। और दूसरा एम्पैथी, समानुभूति या सहानुभूति। ये क्योंकि सहानुभूति में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, करुणा में भी थोड़ा कृपा भाव होता है। ये जो एम्पैथी है बंधुत्व का मामले में बहुत। और अब इसमें जो एक चीज में जोड़ना चाहता हूँ, तो संकीर्णता एक गुंजाइश होती है, जैसे कि कबीले का बंधुत्व है, लेकिन वो अन्य कबीले से लड़ने को तैयार रहता है। हाँ बस, तो वो जो है, तो वहाँ क्या एक वो रखेंगे कि तीसरा है अन्य के प्रति। ये चीजें अन्य के प्रति हैं, जिसको अदर आपस में तो है ही, कोई खास बात नहीं। तो एक ये चीज, और अब इसमें जो आखिर में मैं बस समाप्त कर रहा हूँ कि
कि मुझे लगता है कि जो ये आलोचना के खाते में उन्होंने मंडोई ने बताया था ये सत्र जो है साहित्य आलोचना के संदर्भ में है। तो मुझे लगता है काम हमारी आज की आलोचना के सामने जो निकल के आया है, हमने बहुत अच्छे से आलोचकों ने समानता को स्थापित किया है, साहित्य में से एक्सप्लोर करके उसको रेखांकित किया है, स्वतंत्रता को किया है, बहुत अच्छे से किया है। मैं तो निराश नहीं हूँ इस मामले में। और लेकिन बंधुत्व को हमने नहीं किया, इसकी क्या सबसे जरूरी ये हिंदी में भी है, ये भारतीय भाषा में भी है और विश्व भाषा में। तो ये जो ये है तो कि सबसे ज़्यादा जो संकट खड़ा हुआ है वो जो सारे कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया में वो इसी चीज़ को लेकर के, इसको हम एक्सप्लोर करें, इसको रेखांकित करें साहित्य में और कलाओं में भी और सामने रखें। ये थोड़ा शुक्रिया राजा जी, बहुत सारी बातें हमारे बीच आ गई। अचानक एक नजरिए का ख्याल आया मुझे कि लोग मानते हैं कि दुनिया में साहित्य की वजह से अगर आप 1000 और 500 साल के इतिहास को देखें तो वाकई शांति और सद्भाव आए हैं, शायद हिंसा घटी है, साहित्य की चक्की धीरे धीरे पीसती है। तो मतलब जैसे सजा देने के जो पुराने तरीके थे, कुएं में डाल दिए जाने से लेके बीच चौराहे पे फांसी चढ़ा दिए जाने तक, जिनको अब हम लोग आदिम मानते हैं, वो घट रहे हैं। वो युद्ध के नियम अब ज़्यादा सख्त हो रहे हैं कि आपको लड़ना हो तब सिविलियन आबादी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कई सारी चीज़ें हैं जो शायद साहित्य के, दर्शन के, कलाओं के असर में बदली हैं। जो पश्चाताप है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खासतौर पर यूरोप में दिखाई पड़ता है, अल्बेर कामू का उपन्यास जो आउटसाइडर है, जिससे लगता है कि जो आस्थाहीनता है वो कितने चरम पे है, जो फिल्में वहां बनी। तो अब असल में कुछ मेरी असावधानी से, कुछ मेरी उत्सुकता से, संचालक होने के नाते बहुत सारे बहस के सिरे मैंने खोल दिए हैं और इन सबको समेटने का काम अध्यक्ष का होता है। और हमारे इत्तेफाक से राधा वल्लभ त्रिपाठी हैं, परंपरा और आधुनिकता के दोनों छोरों पे लगातार आवाजाही करते। तो मैं चाहूंगा कि जितनी सारी बातें फैल गई, कुछ मेरी वजह से, कुछ दूसरों की वजह से, उसको समेटते हुए इसको वो एक अंतिम मुकाम दे। मित्रों, प्रियदर्शन जी ने जैसा कि एक अच्छे पत्रकार से उम्मीद की जाती है, बहुत अच्छे ढंग से संचालन किया। उन्होंने बहुत मौजूद सवाल भी उठाए। मेरे बाईं ओर बैठे हुए दोनों वक्ताओं ने, मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए दोनों वक्ताओं ने भी बखूबी उन सवालों से टकराने का प्रयास किया, पूरी ईमानदारी से। और मुझे ये लगता है कि इस पर बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि साहित्य की विश्व शांति और सौहार्द में क्या भूमिका होनी चाहिए। इस पर बात करने से क्या होगा, ये तो हमको अपने कर्म से सत्यापित करना होगा कि साहित्य की एक कारगर भूमिका दुनिया में शांति स्थापित करने की दिशा में हो सकती है। या तो हम सभी मानते हैं कि साहित्य कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिसका हुक्म चल जाए कि शांति स्थापित हो जाए, वो कह दे और हो जाए। ये तो हमारे बड़े बड़े ऋषि इतने बड़े बड़े मंत्र लिख के गए, ओम जहु शांति अंतरिक्षम इत्यादि। और हमारे संस्कृत के जो प्रोग्राम होते हैं हमारे संस्कृत विश्वविद्यालयों में, उसमें हम राष्ट्रगान जो अंत में होता है उसकी जगह उसी को करते हैं। और करते हैं जब भी हम जानते हैं कि इसको कर देने से, भले ही ये मंत्र है वेद के ऋषियों का, लेकिन इसको गा देने से कोई शांति स्थापित नहीं होने वाली है, जबकि ये तो ऋषियों के वचन है। तो ऋषि हाथ उठा करके चिल्ला करके कहते आए कि मैं हाथ उठा करके चिल्ला कर कहता हूँ कि धर्म से शांति होगी, धर्म की तरफ क्यों नहीं तुम लोग जाते हो। तो मेरी कोई सुनता नहीं है। व्यास का जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बार बार उद्धृत किया है, ऊर्ध्वबाहु विरोमनेश। तो ये साहित्य हमेशा हाशिए पर एक तो मार्जिनलाइज किया भी जाता, अब तो बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन हाशिए पर होते हुए साहित्य से एक अव्यक्त पुकार, व्यक्त पुकार हमेशा उठती है शांति के लिए, और वही साहित्य की भूमिका शांति के लिए हो सकती है। प्रियदर्शन जी ने कहा कि दुनिया के सारे युद्ध शांति के लिए लड़े गए, लेकिन शायद आदिल साहब ने कहा कि महाभारत का युद्ध शांति, महाभारत का युद्ध जो है शांति के लिए नहीं लड़ा गया है।
दो कम से कम जो दोनों हमारे राष्ट्रीय महाकाव्य हैं, उनमें ऐसा कोई पाखंड नहीं है। कोई नहीं कहता कि हम शांति के लिए लड़ रहे हैं। राम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनकी स्त्री को हरा गया है। जो वाल्मीकि के राम है वो तो यही कहते हैं कि मेरी औरत को उठा करके तू ये ले गया था, मैंने इसके लिए लड़ाई की है, मैंने कोई धर्म शांति के लिए लड़ाई नहीं की। पांडव कहते हैं कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, शांति वांति के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं। दुर्योधन ये नहीं कहता कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो तो कहता तुम न्याय के लिए लड़ो खूब, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन तुमको नहीं देने वाला, तुम न्याय की बात करते हो ना, न्याय तुम लोग भिखारी भिखमंगे ऐसे ही रहोगे, तुम न्याय मांगने। ये उसके शब्द हैं महाभारत में कि भिखमंगे लोग भिखमंगे ही रहेंगे, हम कुर्सी पर बैठे हुए लोग। मैं संस्कृत में नहीं उसको श्लोक बताऊंगा, इस तरह के शब्द उसमें आते हैं। तो जो महाभारत को हम पढ़ते हैं वो शांति के लिए लड़े जाने वाले युद्ध का बयान नहीं करता है। भयंकर युद्ध विश्व युद्ध ही है वह, क्योंकि व्यास जिस तरह से वर्णन करते हैं वो तो सारे देश के राजा, गांधार के भी, उस देश के भी, वहाँ के भी, सातों द्वीपों के राजा, उसमें वो विश्व युद्ध की परिकल्पना करके भयंकर तबाही जो उसकी होती है। लेकिन जो मैं महाभारत को पढ़ता हूँ वो जेनोसाइड का एपिक है, ऐसा पश्चिम के लोग बताते हैं। जो मैं उसको पढ़ता हूँ वो जितना बड़ा युद्ध का महाकाव्य है उससे कई गुना बड़ा वो महाकाव्य युद्ध को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का है। आदि पर्व से लगा करके भीष्म पर्व तक लगातार महाभारत में ऐसी पुकार उठती है और कोशिश चल रही है कि युद्ध ना हो कहीं इनमें। ये 5 साल के हैं, ये ससुरे कौरव पांडव राजकुमार। व्यास जानते हैं कि ये लोग लड़ेंगे आगे, वो चेतावनी देने आते हैं अपनी माता सत्यवती को कि तुम चली चलो यहाँ से, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। एक आकुल पुकार उसमें युद्ध को रोकने के लिए आदि पर्व से लगा करके भीष्म पर्व तक चलती है। उस पर बहुत तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। मैं मुझे कितना समय है, तो मैं एक प्रसंग थोड़ा आपको मुझे झेलना ही पड़ेगा कुछ तो एक बहुत अनोखा प्रसंग मुझे महाभारत का जो बहुत अपील करता है। कृष्ण का शांति प्रयास है, वो आखिरी हताश प्रयत्न है महाभारत की वर्ल्ड वार को रोकने के लिए। युधिष्ठिर कहते हैं कि कृष्ण किसी तरह रोक दो ये लड़ाई, बहुत तबाही। कृष्ण कहते हैं कि आप कह रहे हैं तो मैं, वो लोग नहीं मानने वाले हैं, आप खुद इतनी कोशिश कर चुके, इतनी बार आपको धुतकारा गया है, इतनी बार आपके साथ अन्याय हुआ है, तो लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं चला जाऊंगा। तो भीम बहुत विरोध करते रहे अभी तक कि क्या ये शांति की बात कर रहे हो तुम, और हम तो लड़ेंगे। बहुत ओजस्वी संवाद भीम के आते हैं और नाटक उस पर खूब हमारे यहाँ अच्छे लिखे गए हैं। जो एक प्रसंग कम जाना जाता है और बहुत अनोखा प्रसंग है महाभारत का कि श्री कृष्ण रवाना होने वाले थे, रथ में बैठ रहे थे, वो शांति के दूत जिस पर माखनलाल चतुर्वेदी ने भी नाटक लिखा श्री कृष्ण के शांति प्रयास पर, तो भीम उनके पास आए और उन्होंने कहा कि कृष्ण मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो कृष्ण उतर गए, उन्होंने कहा क्या कहना है। तो भीमसेन ने कहा कि ऐसा है कृष्ण कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, हर तरह से कोशिश करना कि किसी तरह युद्ध लड़ जाए, रुक जाए। अब कृष्ण चकित होकर के उनका मुंह देखते हैं भीमसेन का, वो कहते हैं कि ये तुम कह रहे हो, तुम जिसकी भुजाएं हमेशा फड़कती रहती थी, जो बार बार चिल्लाता था कि मैं क्या उसकी जंघाएं नहीं तोड़ दूंगा, चूर चूर नहीं कर दूंगा दुर्योधन की, मैं दुशासन की छाती चीर करके खून नहीं पी जाऊंगा, वो तुमने प्रतिज्ञाएं कर रखी है, तुम ये कह रहे हो। उन्होंने कहा वो सब ठीक है, वो की थी मैंने, लेकिन अब जब ये इमिनेंट हो गया, अब जब सिर पर आ गई है लड़ाई, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या होगा इससे, कितनी तबाही इससे होगी। भीमसेन बहुत ही संवेदनशील पात्र है, महाभारत के सबसे संवेदनशील और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले पात्रों में से भीमसेन है। जो लोग सबसे ज्यादा संवेदनशील और प्यार करने वाले लोग हैं, उनको आतंकवादी बनाया गया हमारे समय में। वो मैं आंखों देखी मेरी बातें हैं, मैं ज्यादा उस पर, क्योंकि मैं देश में भी घूमा, विदेशों में भी गया। जो इतने करुणामय लोग, वैष्णवी लोग होते थे, वो कैसे आतंकवादी हुए। तो भीमसेन तो इसी तरह के थे, महान पराक्रमी, सबसे ज्यादा बलशाली जो हैं, और हमेशा उद्धत धीरोद्धत नायक कहे जाने वाले भीम, उसमें दुर्योधन चिरोरी करते हुए कहते हैं कृष्ण से किसी तरह रोक लेना इस लड़ाई को, क्योंकि अब तुम पर उम्मीद है कि तुम ऐसा कर सकते हो। जो स्त्री पर्व आता है उसमें महाभारत में, आपने शांति पर्व की तो बात की है,
लेकिन आप देखिए पूरा का पूरा एक महाकाव्य स्त्री पर्व के नाम से महाभारत में है, जो औरतें विलाप करती हैं। सारे जो योद्धा मारे गए उनकी औरतें श्मशान बन गई है, जो पूरी धरती वहां पर पहचान रही कि कटा हुआ हाथ मेरे पति का, ये उसका हिस्सा, उसको उठा उठा करके जो विलाप करती है। तो सारी जो एक आकुल पुकार है युद्ध के खिलाफ, वो महाभारत में हमें गूंजती हुई बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती है। इसलिए साहित्य हमेशा युद्ध का विरोध करता है, उससे प्रतिरोध करता है। कम से कम हमें अंदर से एहसास तो कराता ही है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और वो एहसास तो अभी भी साहित्य की वजह से हमारे भीतर, साहित्य और कलाओं की वजह से बना हुआ है, जैसा प्रियदर्शन जी भी मानते हैं ऐसा। अब आदिल जी ने कहा कि शायद और किसी ने कहा है, मैं नाम भी ज़्यादा मैंने नोट नहीं उस तरह से किए हैं, कई तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, किस्म किस्म के युद्ध लड़े जाते रहे, भाषाओं के बीच लड़ाइयाँ हैं, जातियों के बीच लड़ाइयाँ हैं। तो साहित्य की क्या भूमिका होगी सारी इन लड़ाइयों के बीच में? साहित्य इन सब का नोटिस लेता है, और उसमें कोई ऐसा दिखावा नहीं कभी साहित्य करता है कि हम शांति स्थापित कर देंगे। साहित्य ये तो करता है कि वह असंभव का स्वप्न हमें दिखाता है। जितने भी बड़े महान पुरुष होते हैं वो भी असंभव का स्वप्न देखते हैं, जैसा कि गांधी जी देखते हैं, तो आचार्य जी ज़्यादा इस पर बता सकते हैं। पर साहित्यकार असंभव का स्वप्न देखते हैं और असंभव के स्वप्न को जिलाए रखते हैं, उस स्वप्न को नहीं मरने देते हैं। तो शांति इस तमाम माहौल के बीच में, युद्ध की विभीषिकाएं जहाँ घिरी हुई है उसके बीच में हमें असंभव का स्वप्न लग सकता है, लेकिन साहित्य उस स्वप्न को कम से कम हमारे लिए जिला करके रखता है। तो और भी जो बातें प्रियदर्शन जी ने उठाई हैं, उन्होंने ठीक कहा कि एक सांप्रदायिकता से बजबजाती हुई भाषा हमारे ऊपर उछाली जा रही है लगातार, और ये बड़ी मुश्किल स्थितियां हो गई हैं कि मीडिया पर, सारे पत्रकार जगत में भी कुछ बचे कुचे लोगों को, कुछ बचे कुचे गिने चैनल को छोड़ छाड़ करके एक हिंसक और सांप्रदायिक भाषा और पूरी कमर्शियलाइजेशन जो पूरे जगत का हुआ है, उससे बनी हुई भाषा हमारे ऊपर थोपी जा रही है। साहित्य इसमें कितना क्या कर सकता है? साहित्य फिर भी उसी असंभव का स्वप्न हमें दिखाता रहता है, और उसके जो इस असंभव के स्वप्न को चरितार्थ करने की हताश कोशिश या हताश न होने वाली कोशिश भी कह सकते हैं, ये जो साहित्य करता है वो तत्काल उसका असर हमें दिखाई देगा ऐसा तो नहीं हम कह सकते हैं। वो साहित्य कई बार अपनी अंतर्निहित ध्वनियाँ छोड़ता है, गूंजें छोड़ता है, और हमारे बीच उस शांति की संभावना को तलाशने की एक तरह से जरूरत बनाए रखता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि मैं संस्कृत वाला हूँ इसलिए कुछ आशीर्वाद जैसी कुछ बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी आशान्वित हूँ अपने मन में, मैं आशान्वित हूँ। कम से कम मैं पाखंड नहीं कर रहा हूँ कि साहित्य की ऐसी भूमिका हो सकती है, कारगर भूमिका हो सकती है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा जो मैंने कल्पना नहीं की थी कि ये इस साहित्य महोत्सव में हजारों लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? और ठीक है, मैथिली ठाकुर का गाना सुनने के लिए भी आते होंगे, और भी दूसरे लोगों के, फिल्म वाले कुछ आ गए हों, अगर ये तो उतना नहीं है जैसा दूसरे फेस्टिवल्स में होता है कि उनके आकर्षण से भी आते होंगे, लेकिन बहुत सारे, मैं खुद मिलता हूँ तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ वो इसलिए आते हैं कि साहित्य हमें सुकून कैसे दे सकता है। तो ये तलाश अगर कहीं बनी हुई है तो हमें फिर ये कहने का हक नहीं बनता। हमें अपने कर्म से अपने आप को अपने भीतर देख करके और अपने आप को चरितार्थ करने का हमारे ऊपर दायित्व जरूर बनता है कि साहित्य इसमें कुछ कर नहीं पा रहा है क्या, या इसकी कोई ऐसी कारगर भूमिका क्या नहीं।
हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जितना ही मार्जिनलाइज्ड किया जाता है इस तरह की चीज़ों को जो वैल्यू से, मूल्यों से जुड़ी हुई है, उतना ही वो बूमरैंग एक तरह से, उतना ही वो प्रक्षेपित फिर होती हैं, उतना ही फिर वो कहीं ना कहीं से आती हैं। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में जानता हूँ कि हमारे यहाँ उसको बहुत मार्जिनलाइज्ड किया गया, हमारे यहाँ इस तरह से भी किया गया कि कुछ पॉकेट्स में ही बच गया, लद्दाख में, लेह में, कहीं पूरे मध्यकाल तक आते आते, लेकिन वो कैसे फिर लौट करके आता है और विश्व का धर्म बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के लिए हमारे भीतर जो बची हुई है पुकार, जो बुद्ध की करुणा की पुकार है, वो शायद लौट करके आती है। साहित्य में तो आती है कम से कम। मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि बौद्ध धर्म फिर ऑर्गेनाइज होकर के कैसा क्या हो, नव बौद्धों में क्या उसका हो जाता है, या दलित विमर्श में उसका क्या हो जाता है, लेकिन जितना मार्जिनलाइज्ड वैल्यूज से जुड़ी हुई चीज़ों को सत्ताएं करती हैं, उतना ही हमारे भीतर कहीं ना कहीं से जो आकुल पुकार उनके लिए बची हुई है, उसके कारण लौट करके वे हमारे पास आती रहती हैं। यह मैं कह सकता हूँ। इसलिए साहित्य विकल्प के लिए ज़मीन तैयार करता, जैसा अजय तिवारी जी ने कहा, बहुत खूबसूरत ढंग से कहा कि कोई एब्सोल्यूट वैल्यू साहित्य की नहीं हो सकती है, करुणा संवेदना हो जागृत करता है, लेकिन एक विकल्प के लिए ज़मीन बनी है, बनी रहेगी, शायद कहीं बन सकती है, इसकी आशा वो हमारे भीतर जगाए रखता है। भले ही ऊपर ऊपर से सीमित हमको उसकी भूमिका दिखाई दे, ऊपर से जिन चीज़ों की भूमिकाएं बहुत सीमित दिखाई देती है, उनकी अंदर अंदर से भूमिकाएं बहुत व्यापक हो सकती हैं। मुझे कम से कम ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप लोग कुछ ज़्यादा मुझसे अच्छी तरह से बता सकते हैं, लेकिन कविता और साहित्य के बारे में मुझे ऐसा इसलिए भी लगता है कि मैं उस दुनिया में रहता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं कैसे रूपांतरित हो गया उससे, मेरी अपनी ज़िंदगी कैसे, मैं तो बहुत पापी अधपतित भी हो सकता था, मैं कहीं जेल में होता, मैं इतना पाप कर सकता था, मुझे कविताओं ने, मुझे कालिदास की कविताओं ने बचा करके रखा। मैं हमारे यहाँ हमारे कई पंडित, जब मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब मन में थोड़ी सी अशांति महसूस होती है तो मैं कुमार संभव का 8वां सर्ग पढ़ता हूँ। मैंने उस पर बोला तो कई अच्छे प्रोफेसर्स ने प्रतिक्रिया दी कि हम भी यही करते हैं। आपने ठीक कहा, जो दुनिया के सबसे अश्लील चीज मानी गई थी एक समय में, कालिदास के कुमार संभव का 8वां सर्ग, कितनी पावन कविता है उसमें, कितना भीतर से हमको पावन बनाती है, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो हमारे साथ और भी ऐसे कई लोग हैं। तो अब ये बहुत सीमित भूमिका हो सकती है, लेकिन ये दूरगामी हो सकती है, इसकी तरफ और लोग खींच सकते हैं। जब हम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बात करता हूँ कि लोग मैं मानते हैं और इसको महसूस करते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास ये कहने के लिए भी आते हैं कि सर हमें कालिदास के मेघदूत का उसका अनुवाद कहाँ से मिल जाएगा, और आप बताइए। तो क्यों आते हैं? जो कि कंप्यूटर का काम कर रहा है, जो साइंस का काम, साइंस संस्कृत वाले भले ही ना करते हों इस तरह की तलाश, लेकिन दूसरे फील्ड से क्यों मेरे पास लोग आते हैं, और क्यों कविता के पास वो लोग अब जाना चाहते हैं जो कि टेक्नोलॉजी विदेशों से भी आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है कि ऐसा शायद इसीलिए होता है कि साहित्य की ज़रूरत शांति और सौहार्द के लिए हमें लगता है कि बनी हुई है, और उस तरफ हम जा सकते हैं। अब 2 मिनट अगर आप मुझे और दें, 2-4 मिनट के नहीं दे रहे हैं आप, तो आप ठीक है, क्योंकि बार बार राखी कर मुझे धमका रही है। ऐसा है कि मैं प्लीज आप बोले। हाँ, मैं 2-3 बात पे दो मैं उदाहरण देता हूँ। एक विलियम जोन्स साहब थे जिन्होंने 1787 में अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद करना शुरू किया। 1789 में, आज से 133 साल या 233 साल पहले वो छपा। वो संस्कृत में उस किताब का अंग्रेजी अनुवाद सहित छपना दुनिया की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी घटना थी, और उससे दुनिया बदल गई है। ऐसा मैं प्रमाण सहित बताया करता हूँ, उसका किसी ने आज तक खंडन नहीं किया है। लेकिन वो 1789 में अंग्रेजी अनुवाद सहित जब किताब दुनिया में पहुंची और दुनिया में लोग उसको पढ़ करके बहुत प्रभावित हुए, तो जर्मनी में एक फोर्स्टर साहब थे जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे।
उन्होंने उसको पढ़ करके जर्मन में उसका अनुवाद किया। उससे क्या क्या हुआ, गोथे के पास वो पहुंची वगैरह वो नहीं कहूँगा, लेकिन फोस्टर साहब ने उसकी भूमिका लिखी है और उन्होंने उसमें लिखा कि मैं तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और मैं संस्कृत नहीं जानता, दुर्भाग्य से मैं अंग्रेजी अनुवाद से इसका अनुवाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच करके कर रहा हूँ कि हमारा देश इस समय बहुत उथल पुथल से गुजर रहा है और विश्व युद्ध की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये लगा इसको पढ़ के कि जब जो घाव इतिहास ने दिए हैं, राजनीति ने दिए हैं, उनसे उबरने की ज़रूरत होगी, उन पर मरहम कोई चीज़ लगा सकती है तो इस तरह की कृतियाँ लगा सकती हैं। इसलिए मैं इसका अनुवाद आने वाली पीढ़ियों के लिए जर्मन भाषा में करके छोड़ करके जा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा। एक बात यह थी। दूसरी बात, मैं अपने व्यक्तिगत बहुत सारे मेरे इस तरह के अनुभव हैं। मैं संस्कृत में लिखता हूँ, मैं बहुत थोड़ा नाराज़ होकर के कहता हूँ, मेरी मर्जी, मैं किसी के बाप का हुक्म नहीं मानता, मेरी मर्जी, मैं संस्कृत में लिखता हूँ तो खूब लिखता हूँ। वो एक रंजना मिश्रा बैठी हुई है, वो मेरी छात्र रही, वो भी संस्कृत में कहानियाँ लिखती है। तो मैंने बहुत सारी जो कविताएं संस्कृत में लिखी, उसमें से बहुत पहले शायद 1980 के आसपास मैंने एक अद्यापि लहरी लिखी। अद्यापि मतलब अभी भी या आज तक भी। तो लहरी काव्य में 50 श्लोक होते हैं, छंद में ही वो लिखी जाती है। तो उसमें हर श्लोक अद्यापि से शुरू होता है, आज तक भी ऐसा है, आज तक भी ऐसा है। वो छंद बनता जाता है तो हम लिखते गए, उसमें ज़्यादा हम लोग परवाह नहीं करते। बहुत सारे गज़ल भी इसी तरह से मुझे लगता है कि लिखते हैं, बनती जाती है बहर, उसमें बढ़िया, उसमें काफिया और वो मिलना चाहिए, कुछ उसमें अद्भुत बन जाती है। इसी में ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है। तो इस तरह से हम लिखते गए, कभी हमने सोचा नहीं कि इसका कोई असर होगा। उसमें मंदिर मस्जिद पर भी श्लोक है, उसमें उस पर संस्कृत के बहुत बड़े प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि ये तो मेरे भीतर मुझे हिला गया है जो आपने लिखा है, कि उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे एक परिचित थे, 90 साल की उनकी उम्र थी, वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे, बेंगलोर में रहते थे। वो पंडित थे, उनके पिताजी बहुत बड़े, और वो मेरी संस्कृत में लिखी हुई हर चीज़ पढ़ते थे। पढ़ करके मुझे अंग्रेजी में बहुत लंबा पत्र लिखते थे, उनके पत्र मेरे पास है। वासुदेव मूर्ति उनका नाम था, वो अद्भुत आदमी थे। वो उन्होंने अपने सोशियोलॉजी में बहुत सारे अच्छे काम किए। तो उनका एक बार पत्र मेरे पास आया, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि त्रिपाठी जी, आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि इसकी ये 2 लाइनें हैं, उनसे मुझे कितना सुकून मिला है। वो 2 लाइनें ये थी कि अद्यापि दक्षिण करस्य दृढ़ो ग्रहो में यावल लिखामि कलमे न च कंपहीना। अभी भी दाहिने हाथ पर पकड़ मजबूत है मेरी, जब तक मैं कलम उठाकर लिखता हूँ निष्कंप, ऐसा कुछ उसमें कहा है। अब वो मुझको ये लिख रहा है, वो 90 की उनकी उम्र है, कि ये पढ़कर के मुझे लगा कि तो मेरे लिए लिखा गया है। मैं अभी भी लिखता हूँ तो मेरा हाथ कांपने लगा। मुझे लगा कि आप मुझसे कह रहे हैं कि हाथ तो निष्कंप होकर के ही लिखेगा, जब भी वो मन तो नहीं ही कांपेगा। मुझे बहुत इससे सुकून मिला है कि मेरे लिए कुछ मेरे लिखने का मतलब हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जाना बातचीत बहुत आगे बढ़ सकती थी, लेकिन कोई बातचीत कभी खत्म नहीं होती है, समय निकल जाता है। हम लोग बातचीत इसको कभी न कभी जारी रखेंगे इस मुद्दे पे। शुक्रिया।